गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने गत कक्षा में संतुलित विकास की व्यूहरचना को पढ़ा। आज हम संतुलित विकास के तत्व पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत नर्कसे ने कहा कि संतुलित विकास बाहरी बचतें संभव बनाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी का एक साथ तथा एक समय पर किया गया निवेश आर्थिक दक्षता तथा बाजार के कुल आकार का विस्तार करता है। नर्कसे के अनुसार इस प्रकार का सीधा आक्रमण अर्थात अनेक विभिन्न उद्योगों में पूंजीगत निवेशों की लहर ही वास्तव में संतुलित विकास है। इससे श्रम विभाजन श्रेष्ठ हो जाता है, कच्चा माल व तकनीकी ज्ञान की पूर्ति सहज हो जाती है, सामाजिक तथा आर्थिक उपरिव्यय पूंजी का श्रेष्ठतर उपयोग होने के कारण बाजार का विस्तार होता है तथा बाहरी बचतें प्राप्त होती है। दूसरा तत्व संतुलित विकास का है घरेलू एवं विदेशी व्यापार। पिछड़े हुए कृषि प्रधान देश निम्न उत्पादकता तथा निम्न क्रय शक्ति के कारण न तो आयात और न ही निर्यात करने की स्थिति में होते हैं। संतुलित विकास नीति के कारण जब विविध क्षेत्रों में निवेश किया जाता है तो उत्पादन व रोजगार में वृद्धि के कारण आयातों को बढ़ावा मिलता है। दूसरी तरफ उद्योगों की पूरकता व विविधता के फलस्वरूप निर्यात व्यापार बढ़ने लगता है। संतुलित विकास नीति घरेलू व विदेशी व्यापार दोनों में संतुलन बनाए रखती है। नर्कसे के अनुसार संतुलित विकास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अच्छा आधार है और उसका सबसे अच्छा मित्र भी और परिवेश की रिक्तता को भरने का श्रेष्ठतम ढंग है। संतुलित विकास और सरकार की भूमिका के संदर्भ में हम देखें कि सरकार को आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाई जानी चाहिए तथा बाकी सब बाजार प्रणाली पर छोड़ देना चाहिए। नर्कसे का मत है कि निजी उद्यम मूल्य प्रेरणाओं अर्थात कीमत तंत्र के द्वारा पूरक उद्योगों की स्थापना करके संतुलित विकास को संभव बना सकता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि निजी उद्यम लाभ भावना से प्रेरित होने के कारण साधनों का दोषपूर्ण आवंटन कर सकता है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए भौतिक व मानवीय पूंजी में एक साथ निवेश जरूरी है, जबकि मानवीय पूंजी में बड़े पैमाने पर निवेश केवल सरकार ही कर सकती है तथा सामाजिक ऊपरी पूंजी या आधारभूत संरचना का निर्माण, जो कि संतुलित विकास की पूर्व शर्त है, केवल सरकार द्वारा ही संभव है। अब हम संतुलित विकास अवधारणा की आलोचना के तहत देखेंगे कि प्रोफेसर सिंगर, मार्क्स, फ्लेमिंग, प्रोफेसर एल्बर्ट, हर्शमैन संतुलित विकास के मुख्य आलोचक माने गए हैं। इस सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएं
इस प्रकार हैं। संतुलित विकास तकनीक को लागू करने के लिए पर्याप्त पूंजी, तकनीकी ज्ञान, प्रबंधकीय क्षमता, कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि इस सभी साधनों का अल्पविकसित देशों में अभाव पाया जाता है। ऐसी दशा में एक तरफ पर्याप्त साधनों के उपलब्ध होने की शर्त और दूसरी ओर इनका अभाव स्वयं ही एक विरोधाभास है। प्रोफेसर सिंगर के अनुसार बहुमुखी विकास के लाभ अर्थशास्त्रियों के पढ़ने के लिए तो ठीक हो सकते हैं, किंतु विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए वास्तव में निराशाजनक है। दूसरी आलोचना यह है कि उद्योगों के पूरक होने की दोषपूर्ण मान्यता है। वास्तव में विकास की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न उद्योगों के बीच संबंध पूरक न होकर प्रतियोगी होते हैं, जिससे उत्पादन लागतें बढ़ती है, आर्थिक प्रेरणाओं के घटने और अपव्ययों के अधिक होने की संभावना रहती है। फ्लेमिंग के अनुसार संतुलित विकास का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि उद्योगों के बीच संबंध अधिकांशतः पूरक होते हैं, किंतु व्यवहार में साधनों की पूर्ति की सीमितता इस संबंध को अधिकांश रूप में प्रतियोगी कर देती है। तीसरी आलोचना के तहत कह सकते हैं कि सीमित साधनों का अपव्यय होता है। यदि थोड़ी देर के लिए संतुलित विकास को मान भी लें तो यह हो सकता है कि सभी क्षेत्रों में थोड़े थोड़े पूंजीगत विनियोगों के कारण किसी भी क्षेत्र की प्रगति न हो पाए। वह सैकड़ों फूल कैसे खिल सकते हैं जहाँ पर एक फूल भी उचित देखभाल के अभाव में मुरझा जाता है, जैसा प्रोफेसर एल्बर्ट ने कहा। संतुलित विकास का सिद्धांत से केवल बाजार नियम पर आधारित होने से आलोचना की गई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वस्तुओं की पूर्ति का संबंध साधनों से है जो अपनी पूर्ति नहीं कर सकती। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह नए उद्योगों की स्थापना की बात तो करता है, लेकिन वर्तमान उद्योगों में उत्पादन लागत को घटाने की संभावना पर विचार नहीं करता। परंतु जब नए उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो वर्तमान फर्मों के माल की मांग कम होने के कारण वे अलाभप्रद बन जाते हैं। विकासशील देशों के कुछ देशों में श्रम की अधिकता तथा पूंजी का प्रबंधन का अभाव होता है, जबकि अन्य देशों में यह स्थिति विपरीत हो सकती है। इस प्रकार साधनों की पूर्ति भी गैर आनुपातिकता संतुलित विकास की नीति को सार्वभौमिक रूप से लागू करने में रुकावट ला देती है। विकास के मार्ग में आने वाली कमियों, बाधाओं, आधिक्य, क्षमताओं आदि की संतुलित विकास के सिद्धांत में पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है। संतुलित विकास के ढंग से निवेश करने पर मांग में वृद्धि होती है तथा बढ़ते पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, परंतु ये दोनों शक्तियाँ विपरीत दिशा में जोर लगाती हैं।
यदि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल बहुत हो जाएं, तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में दीर्घकालीन परियोजनाओं पर निवेश करने लग जाते हैं तथा ऐसी अनेक परियोजनाओं पर एक साथ निवेश करने से कच्चे माल, साधनों की कमी आदि अड़चनें पैदा होने लगती है, तो घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अतः बढ़ते प्रतिफल की दोषपूर्ण मान्यता के कारण इस सिद्धांत को आलोचना का शिकार होना पड़ा है। यह सिद्धांत आर्थिक विकास करने का उत्तरदायित्व सरकार पर सोचता है और केंद्रीय नियोजन तथा निर्देशन की सफलता को पहले से ही मानकर चलता है, जबकि आलोचकों ने सरकारी निर्देशन और निवेश की कुशलता पर संदेह व्यक्त किया है। अतः इस सिद्धांत में सफल सरकारी निर्देशन और निवेश की दोषपूर्ण मान्यता ली गई है। संतुलित विकास की विकासशील देशों के लिए अव्यवहार्यता सिद्ध हुई है। यह सिद्धांत केवल विकसित देशों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इन देशों में व्यापार चक्रों के कारण आर्थिक क्रियाओं में जो एक अस्थायी शिथिलता आ जाती है, उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन विकासशील देशों में आर्थिक क्रियाएं अस्थायी रूप से रुकी न होकर स्थैतिक अथवा अवरुद्ध होती है। प्रोफेसर हर्षमैन ने कहा है कि वास्तव में यह सिद्धांत कीन्स की अल्प रोजगार स्थिति का एक अल्प विकसित देश पर निरर्थक प्रयोग है। पॉल स्टिन्स के अनुसार आर्थिक इतिहास इस बात का गवाह है कि आज उन्नत कहे जाने वाले देश अपना आर्थिक विकास असंतुलित विकास पद्धति से ही कर सके हैं। इस प्रकार आर्थिक विकास बाधाओं से प्रेरित हुआ है, न कि संतुलित विकास से। प्रोफेसर हर्षमैन के अनुसार इसे विकास का सिद्धांत नहीं माना जा सकता, क्योंकि विकास से तात्पर्य है एक प्रकार की अर्थव्यवस्था को दूसरे प्रकार की उन्नत अर्थव्यवस्था में बदलना। लेकिन इसके विपरीत संतुलित विकास का सिद्धांत किसी एकदम नए तथा आत्मनिर्भर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र को एक स्थिर समान रूप से आत्मनिर्भर परंपरागत क्षेत्र के ऊपर आरोपित करने की बात करता है। इस प्रकार संतुलित विकास के सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने की।